हेलो दोस्तों। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से और बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से मिलके बना है और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका सब टॉपिक कि इमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से। तो ये बात शुरू होती है शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था जो। तो उसमें क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, तो उसको कर्टेल करा था, यानी उसे रोका था। तो बात हुई कि क्या पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को रोक सके। तो शंकरी प्रसाद केस में जुडिशरी ने ये डिसाइड करा कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल अधिकार है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, रोक सकती है, एलिमिनेट कर सकती है, यानी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड लॉ बना सकती है। और ये पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 368 देता है, यानी आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल कर सकती है या इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। उसके बाद से पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड लॉ बनाना शुरू किया, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बनाए। तो उसके बाद से केस आता है 1967 गोलकनाथ केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकरी प्रसाद केस में अपना डिसीजन दिया था उसे रिवर्स कर लिया और अपोजिट स्टैंड लिया। इसका मतलब गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास लिमिटेड राइट हैं, यानी जो लिमिटेड लॉ बनाने के राइट हैं। और पार्लियामेंट जो है वो फंडा आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट के प्रोवाइड करता है, तो उसके तहत पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड या कर्टेल नहीं कर सकती लोगों के। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो सैक्रोसेंक्ट है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे कर्टेल नहीं करा जा सकता, उससे रिलेटेड लॉ नहीं बनाया जा सकता और अगर इससे रिलेटेड लॉ बनाया गया और कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो जो लॉ है वो आर्टिकल 13 के तहत जो है वो वॉइड कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपोजिट स्टैंड लिया। उसके बाद से पार्लियामेंट ने क्या करा कि गोलकनाथ केस का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसे रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट क्या करती है कि एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। इसके तहत पार्लियामेंट कहती है कि पार्लियामेंट को राइट है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बनाने का, और वो जो लॉ बनाएगी वो आर्टिकल 13 के अंदर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और जो आर्टिकल 368 है वो हर टाइप के लॉ बनाने का राइट देता है पार्लियामेंट को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तो ये था केशवानंद भारती केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ अलग ही डिसीजन लिया, यानी जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उससे फिर से अपोजिट स्टैंड लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट को बिल्कुल राइट है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बना सकती है, उसे कर्टेल कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात और कही कि वो लॉ बना तो सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर, यानी वो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं उसे चेंज नहीं कर सकती, उसे कर्टेल नहीं कर सकती। बाकी इससे रिलेटेड कोई सा भी लॉ बना सकती है। तो इसके बाद से पार्लियामेंट को समझ में नहीं आया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन भी नहीं करा था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक इनोवेशन था। तो उसके बाद से पार्लियामेंट क्या करती है कि इससे रिलेटेड लॉ बनाती है, फिर से लॉ बनाती है कि इस जो केशवानंद भारती केस का जो डिसीजन था उसे रिवर्स करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एम्फेसाइज करा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पार्लियामेंट का जो है वो लिमिटेड राइट है लॉ बनाने का। यानी पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सके, और पार्लियामेंट के पास लिमिटेड राइट है, यानी जो लिमिटेड पावर टू इनेक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद से वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने और एम्फेसाइज करा कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस तरह से जो 5 केसेस हमने देखा, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और वमन राव केस, तो इन पांचों के तहत हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आया। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं करा था कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर बनाता क्या है। तो ये था पूरा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ। उसके बाद से हम देखते हैं
कि जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के। तो जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन ही नहीं करा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमें पता कैसे चलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या है। तो ये हमें पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते जाती है और जो भी उस डिसीजन में आता है वही बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन में कहा है कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर जो है इंडियन पॉलिटी का वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलर कैरेक्टर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर कैरेक्टर हटा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकते जिससे कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हट जाए। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू भी है, रूल ऑफ लॉ भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी भी है। ऐसे पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 227 है। तो ये जो सभी है ये बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट है बेसिक स्ट्रक्चर के। और जो पार्लियामेंट है वो इससे रिलेटेड लॉ जो है नहीं ला सकती या फिर इसे कर्टेल नहीं कर सकती है। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उसके बाद से हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट केस जिससे ये इवॉल्व हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि एक पहला केस जो केशवानंद भारती केस जो आया था, जिसे फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में होना चाहिए वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का मिनर्वा मिल्स केस देखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा। एसपी संपत कुमार केस में हमने देखा था कि रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा। ऐसे ही जो एक मंडल केस था जो 1992 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा, यानी जो भी देश है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। ऐसे ही हमने कियोतो होलोहन केस में देखा, जिसे डिफेक्शन केस भी कहा जाता है, जो कि 1993 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एसआर बोमे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फेडरलिज्म जो है या सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे ही इंदिरा साहनी सेकंड केस जो हमने देखा था, उसमें प्रिंसिपलिटी ऑफ इक्वालिटी की बात कही थी। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजन में जो कहा है वो बताया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि डिफाइन नहीं करा है, उसके डिसीजन से हमें पता चलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आज हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवॉल्व है वो कैसे हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं। थैंक यू।